ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राहुल गांधी ये कहते हैं कि बीजेपी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो नंबर्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, गुजरात के बारे में बता रहे हैं, वो सब गलत है। महिलाओं के विकास हो, कुपोषण हो या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, उनके आंकड़े सारे गलत हैं, ये राहुल का कहना है। आप क्या कहते हैं? अगर ऐसा होता तो पिछले 10 साल से राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन स्वयं सोनिया गांधी है, उसने गुजरात को अवार्ड न दिया होता। पिछले 10 साल में विकास के हर मानदंड में देश के और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड गुजरात को नहीं मिले होते। दूसरी बात है, कभी हमने ये तो दावा नहीं किया कि हम अमेरिका से भी आगे निकल गए हैं। ऐसा तो हमने कहा नहीं किया। हम ये कहते हैं हम पहले थे उससे बहुत तेजी से अच्छे हो रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम पूरे देश में है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि न्यूट्रिशन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। जब वो हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उसमें गुजरात नहीं होता है, लेकिन उसको इंप्रूव करने में सबसे अच्छी भूमिका किसकी रही? तो गुजरात की रही। और इसलिए ये कोई दावा कभी नहीं कर सकता, न मोदी करता है न गुजरात करता है कि बस हम तो अब अमेरिका से भी आगे निकल गए, हम चाइना से भी आगे निकल गए। हम ये कहते हैं हम जहां थे वहां कोई और लोग 10 कदम चले हैं तो हम 100 कदम चले हैं, कोई 5 कदम चला है तो हम 500 कदम चले हैं। और यही तो आखिरकार देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए सही दिशा, तेज स्पीड और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, इसको करने में गुजरात कामयाब रहा है। और इसलिए गुजरात का इवोल्यूशन अगर डिटेल में, वरना मैडम सोनिया जी जिसकी अध्यक्षा वो राजीव गांधी फाउंडेशन, गुजरात की तारीफ क्यों करता? कल मुरली मनोहर जोशी साहब कह रहे थे कि गुजरात का एजेंडा इंडिया का एजेंडा नहीं होगा। इसके बारे में आपका टिप्पणी क्या है? बिल्कुल, मैं मानता हूं हमारा देश इतना बड़ा है, इवन गुजरात का भी एक मॉडल हर जिले में नहीं लगता है। मुझे हर जिले के लिए अलग से सोचना पड़ता है। देश की गलती यही हुई है कि सारी चीजें एक डंडे से चलाई गई है। कोस्टल स्टेट होंगे, उनकी समस्या अलग होगी, हिमालयन स्टेट होंगे, इनकी समस्या अलग होगी, डेजर्ट स्टेट होंगे, इनकी समस्या अलग होगी, लैंडलॉक स्टेट होंगे, इनकी समस्या होगी, अर्बन इंडिया अलग समस्या होगी, रूरल इंडिया अलग समस्या होगी। बहुत पानी आता होगा, उसको हैंडल करने का तरीका अलग होगा, सूखा बहुत होता होगा, उसको हैंडल करने का तरीका अलग होगा। इसलिए अब तक जो हुआ है ना, दिल्ली में बैठे हुए एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके बस सोच लिया और कर लिया, इससे नहीं होता है जी। मोदी साहब, आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं और जो भी बड़े पूंजीपति हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करते जा रहे हैं। राहुल गांधी का इल्जाम ये है कि वडोदरा सिटी के साइज में जमीन को अदानी को दिया गया सस्ते दाम में। क्या ये सच नहीं है? और केजरीवाल का ये कहना है कि आप अदानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, आम आदमी के लिए कुछ नहीं करते हैं। आपका क्या कहना है? इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे लोगों के इनपुट के आधार पर कूद पड़ते हैं जो इल्जाम पिछले 3 चुनाव में गाए जा रहे हैं और जो जनता के गले नहीं उतरते हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार में इतना दम होना चाहिए कि वो गुजरात के सरकार के हर कारनामों का अध्ययन करें, बड़े से बड़ी एजेंसी को लगा दें और सुई जितनी भी बुराई हो तो ढूंढ करके निकालें। मैं तो चाहता हूं ये होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये झूठ बोलने से फायदा नहीं होगा। आज गुजरात का औद्योगिक विकास का जो क्रम है ना, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ, 80% ग्रोथ गुजरात में है। कोई तो स्टडी करो। और हिंदुस्तान में हर 5 वर्ष स्टडी होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आगे कितने बड़े कम कर। भारत का मुझे एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है, इसलिए मेरी कोई गलती हो जाए तो दर्शक मुझे क्षमा करें। मेरा अंदाज है शायद 5 साल पहले इसका सर्वे हुआ है और उसमें शायद देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नुकसान का प्रमाण शायद 23% से ज्यादा है। गुजरात में वो सिर्फ 5% है।
इसलिए कोई जमीनी हकीकत नहीं। अब जैसे आप मुझे सवाल पूछो कि मोदी जी, कांग्रेस ने कहा कि पिछले मंगलवार को आप चंद्र ग्रह पर गए थे, मैं क्या जवाब दूं आपको भाई? कोई बेस हो तो जवाब हो सकता है। आप हमेशा अपने भाषणों में यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आपके खुद के पार्टी के जो भ्रष्टाचार के जो इल्जामात ले रहे हैं, वो सर पे लगा के घूम रहे हैं, वो लोगों को आप पार्टी में ले चुके हैं, जैसा येडियुरप्पा हो, श्रीरामुलु हो, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सुषमा स्वराज जैसे नेता भी उसको अपोज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के संबंध में 0 टॉलरेंस है और इल्जाम लगाने से इल्जाम नहीं लगते हैं। श्रीरामुलु के खिलाफ एक भी एलिगेशन नहीं है, एक भी। और मैं चाहूंगा कि टीवी 9 के पास जानकारी हो तो मेरे जवाब के सामने उस जानकारियों को टीवी 9 पर रख करके देश के सामने रखा जाए। इससे ज्यादा उदार तो कुछ हो नहीं सकता है। येडियुरप्पा की जितनी एफआईआर थी सो हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है, लेकिन ये चीजें आती नहीं बाहर भाई। आप इल्जाम को लेकर के चलते रहते हो। आपका कहना है कि ये मतलब भाई येडियुरप्पा और श्रीरामुलु क्लीन लीडर्स हैं। मैं किसी को प्रमाण पत्र देने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, ये मेरा काम नहीं है। वो कानून की व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाएं वो करेगी, और दूसरा जनता जनार्दन करेगी। जनता की कसौटी में वो गए हैं, जनता की परीक्षा से निकलेंगे। संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेवारी है, वो निभाएंगे। मोदी साहब इल्जाम लगा रहे थे कांग्रेसी नेताओं पर कि राजस्थान में या हरियाणा में गरीब किसानों से जमीन छीना गया। क्या आप रॉबर्ट वड्रा के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप पीएम बनेंगे, अगर आप पीएम बनने जा रहे हैं, पीएम बनने के बाद रॉबर्ट वड्रा को अरेस्ट कराएंगे? देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। उस सरकार का काम है देश को आगे बढ़ाना। उस सरकार का काम है सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। इसलिए हमारा पूरा ध्यान सकारात्मक रहेगा। जनता को किए हुए वादों को पूरा करना होगा और कभी भी किसी सरकार को विंडिक्टिव होकर के काम नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र इसके लिए नहीं है और मोदी को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, कानून का काम करता है, उसमें मोदी का कोई रोल होना भी नहीं चाहिए और नई मोदी सरकार का कोई रोल होना चाहिए। लेकिन विंडिक्टिव ये लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, ये कभी नहीं होना चाहिए। मेरे साथ हुआ है, 12 साल से हुआ है, लेकिन वो पाप भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा मेरे मन में ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। नरेंद्र भाई, आप 2 जगहों से क्यों लड़ रहे हैं? वाराणसी और वडोदरा में कौन से जगह को आप रखेंगे? देखिए, देश ने 10 साल से ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं जो कहीं से नहीं लड़ रहे, और किसी ने पूछा ही नहीं उनको कि आप कहीं से नहीं लड़ रहे हो और प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हो। इस देश में 2 जगह से लड़ना एक कोई नई घटना नहीं है, पहले भी बहुत लोग लड़ चुके हैं। दूसरा, मेरा निर्णय मैं नहीं करता हूं। मैं कहां से लड़ूंगा ये निर्णय भी मैंने नहीं किया। मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये निर्णय भी मैंने नहीं किया। बनारस से मैं लड़ूं या न लड़ूं, बड़ौदा से मैं लड़ूं या न लड़ूं, ये निर्णय मेरे नहीं है, मेरी पार्टी के निर्णय हैं। और मैं पार्टी का एक समर्पित सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। मेरा दल जब जिस समय मुझे जो काम देता रहा है मैं करता रहता हूं, और जो काम मिलता है उसको बखूबी निभाता हूं। बनारस की सेवा भी बखूबी करूंगा, बड़ौदा की सेवा भी बखूबी करूंगा, और हिंदुस्तान की जनता जो दायित्व देगी उसको भी बखूबी निभाऊंगा। लेकिन ये दोनों सीटों में कौन सा सीट अपने पास रखेंगे आप? जनता को निर्णय करने दीजिए। नरेंद्र भाई, चुनाव के दौरान आपके निजी जिंदगी के ऊपर भी इल्जामात का सिलसिला जारी है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? अच्छा होगा हम ऐसे विषयों की चर्चा कैमरा में न करें। मोदी साहब, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आपका प्राथमिकताएं क्या हो जाएंगी? हमने हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें कही है। एक सबसे बड़ा संकट है देश में, वो ये है कि भरोसा टूट चुका है। आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है व्यवस्था का भरोसा पैदा हो। कुछ ऐसे कदम होना पड़ेंगे, कुछ व्यवहार ऐसा करना पड़ेगा, एक विश्वास जताना पड़ेगा, भरोसा पैदा हो। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं लोगों के पास पैसे नहीं, इसलिए नहीं हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है। भरोसा तो पता नहीं
इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या कहाँ जाएंगे, कानून क्या करेगा। पर सबसे बड़ी बात है भरोसे की। दूसरी बात है, अगर देश को हमने 21वीं सदी में आगे बढ़ाना है, दो बातों पे बल देना पड़ेगा। एक गुड गवर्नेंस और दूसरा डेवलपमेंट। नरेंद्र भाई, आप यूपी के रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, साउथ इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है आपके गेम प्लान में, आप क्या मानते हैं? एक तो हमारे देश में कुछ मिथ चलते हैं और वो मिथ चलते ही रहते हैं कि ये बीजेपी बनिया ब्राह्मण की पार्टी है। कई वर्षों तक लोग मानने को तैयार नहीं था कि मैं ओबीसी हूं, मानने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक इंप्रेशन बनी थी कि बनिया ब्राह्मण की पार्टी है। दूसरी कल्पना ये थी कि ये अर्बन पार्टी है, ये शहरी पार्टी है। पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा महिलाएं जीतती है तो बीजेपी की जीतती थी, सबसे ज्यादा दलित जीतते थे तो बीजेपी की जीतते थे, सबसे ज्यादा किसान जीतते थे तो बीजेपी की जीतते। लेकिन एक परसेप्शन बना रहा। उसी प्रकार से ये हिंदी बेल्ट की, नॉर्थ बेल्ट की पार्टी है। कर्नाटक में हमने सरकार बनाई, गोवा में हमने सरकार बनाई, गुजरात में हमारी सरकार चल रही है, महाराष्ट्र में हम सरकार बना चुके हैं, उड़ीसा में हम सरकार में पार्टनर रह चुके हैं। ये सारी बातें इस बात का सबूत है कि हम हिंदी बेल्ट के बाहर भी बहुत बड़ी ताकत में है। लेकिन चूंकि ये पुरानी पिन, ग्रामोफोन की रिकॉर्ड पर जैसे पिन अटक जाती है ना, ऐसे कुछ लोगों की अटकी हुई है, तो ये बदलना चाहिए। आज बीजेपी वो नहीं है जो जनसंघ के जमाने में आज से 40 साल पहले थी। आज बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में भी है, आज बीजेपी साउथ में भी है, आज बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस नहीं है। दूसरी बात है, सीट जीतने का जहां तक सवाल है, मैं साफ इस बार देख रहा हूं कि जितना मदद, सहयोग हमें नॉर्थ में मिलता है, उतना ही नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, उतना ही हमें साउथ में मिल रहा है। मैं तो अभी उड़ीसा का दौरा किया, मैं केरल का दौरा किया, तमिलनाडु का किया। अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मैं देख रहा हूं, अनप्रेसिडेंटेड। कितने सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? पूरे देश में तो मैं कहता हूं, हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी है ना, जो नया मतदाता है, वो अब लूली, लंगड़ी, गूंगी, बहरी सरकार नहीं चाहता है। देश का युवा मजबूत सरकार चाहता है। 300 से अधिक पार्लियामेंट की सीटों वाली सरकार चाहता है। और मैं मानता हूं देश की युवा मत ने जो ठान ली है ना, देश के नौजवानों ने जो ठान लिया है, आपका वो मानना होते है रहने वाला। भाजपा 300 से भी ज्यादा सीट? मैं क्या मानूं, देश की जनता मान रही है जी। मैं तो देश का सेवक हूं। धन्यवाद मोदी जी, टीवी 9 बहुत बहुत धन्यवाद रवि, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।